नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए सभी लोग आ जाएं, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार जितने भी लोग हैं सब लोग एक बार आ जाएं, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जितने भी लोग हैं सभी लोग आ जाएं, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। युवाओं के भविष्य से ठीक, खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। चलिए। सत्यवीर कुशवाहा जी प्रणाम, ममता यादव जी गुड इवनिंग, पल्लवी यादव गुड इवनिंग, रीना पांडे गुड इवनिंग, शकीला बानो गुड इवनिंग, चंद्रमणि कुमारी प्रणाम, कुमारी ज्योति गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। तो एक बार सभी लोग आ जाएं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह क्लास आपको 8 बजे और डेली अब मिलना शुरू हो गई है, ठीक है ना, जिसमें हम देखेंगे यूपी टीजीटी को देखते हुए, क्योंकि यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड की बात करेंगे, इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4 की हम बात करेंगे। इन सबको ध्यान में देते हुए फिजिकल एजुकेशन आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा है? आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। कौन सा है? तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा है? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक, तो आगे चलते हैं हम। तो ये जो लोग व्हाट्सएप चैनल नहीं फॉलो किए हैं वो लोग इस स्कैनर के थ्रू जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहीं पे आपको इस क्लास की डेली क्लास नोट्स मिल जाएगा, वहीं पे आपको अपडेट न्यूज मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, सिलेबस डिस्कशन, ये सारी चीजें आपको वहीं पर मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए, टीचर्स अकेडमी शिक्षक भर्ती में सबसे ज्यादा चयन देने वाली संस्थान, जो सभी यहाँ पे सभी विषय उपलब्ध हैं स्वतंत्रता बैच का, टीजीटी, केवीएस, पीजीटी, एनवीएस, यूकेएलटी, यूजीसी, एलटी, DSSB, XPSC, GIC, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार स्टेट एवं बिहार टीआरई 4, इन सब का बैच है स्वतंत्रता बैच। आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 9628959237 एवं 8318489291 पे आपको संपर्क करना, व्हाट्सएप या मैसेज करना है, हमारी संस्था आपसे संपर्क कर लेगी। चलिए, हम देर न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द लिम्बरिंग। मतलब कह रहा है कि इसमें से कौन ऐसा है जो क्या नहीं है, लिम्बरिंग से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड की बात कर रहा है। रिस्टोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीजेस लैक्टिक एसिड, रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, रिड्यूस टेंशन। क्या होगा बताओ जल्दी से। लिम्बरिंग डाउन हम क्यों करते हैं इसकी बात कर रहा है। चलिए, प्रदीप तनवर, नमस्कार मास्टर जी, मैं बीपीएड सेकेंड ईयर में हूं, क्या मैं स्टेट दे सकता हूं? नहीं भैया, उसमें क्वालिफाइंग मांगता है, क्वालिफाइंग मांगता है। चलिए, ममता त्रिपाठी जी गुड इवनिंग, किड्स एक्टिविटी राधे राधे। यदुवंशी निर्मल जी गुड इवनिंग। शकीला बानो सर, स्टेट रिजल्ट का कोई न्यूज है? सर अभी तक कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। गीता देवी गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाएं जल्दी से, क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दें, जितने भी लोग हैं एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दें। हम भी क्लास को शेयर कर देते हैं, ठीक है ना, हम भी क्लास को शेयर कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, जिससे सारे लोग जुड़ जाएं। चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो देखो, अब जब भी आप क्या, एक होता है लिम्बरिंग डाउन और एक क्या होता है, नॉट रिलेटेड टू लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन में क्या होता है? एक होता है क्या, वार्म अप, और दूसरा क्या होता है आपका, लिम्बरिंग डाउन। दो चीजें होती हैं। वार्म अप क्या होता है? आपकी जो शरीर क्या होती है, शरीर जो है व्यायाम के अनुकूल, उसको लाने को हम क्या कहते हैं, लिम्बरिंग डाउन, सॉरी, उसको कहते हैं हम आपका क्या, उसको हम कहते हैं आपका वार्म अप। और फिर आपके शरीर को पुनः पूर्व अवस्था में, जब वार्म अप के बाद, व्यायाम के बाद शरीर को नॉर्मल अवस्था में लाने के लिए जो हम प्रक्रिया करते हैं उसको हम लिम्बरिंग डाउन कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, रिस्टोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो रिस्टोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यह लिम्बरिंग डाउन में हम करते हैं। उसके अलावा अगर बात करें रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर को हम कम करते हैं, क्योंकि वार्म अप में हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और लिम्बरिंग डाउन में हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं। रिड्यूस टेंशन, बिल्कुल तनाव को कम करता है। इंक्रीजेड लैक्टिक एसिड, ना भैया, इंक्रीजर लैक्टिक एसिड नहीं होता है, डिक्रीजर लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर माइक्रोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल के संदर्भ में कौन सा सही है, किसके, माइक्रोसाइकिल के संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक, 3 to 6 वीक, 2 to 6 वीक, 3 to 8 वीक, 2 to 10 वीक, क्या होगा जल्दी से बताओ। किसकी बात कर रहा है, माइक्रोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल की बात कर रहा है, जिसको हम साप्ताहिक चक्र भी बोलते हैं। देखो अगर मैं पीरियडाइजेशन की बात करूं तो पीरियडाइजेशन में 3 फेजेस होते हैं, एक होता है आपका मैक्रो चक्र, दूसरा होता है मीजो चक्र और तीसरा होता है माइक्रो चक्र। ठीक है ना, आपका जो मैक्रो होता है वो वार्षिक होता है। उसके अलावा जब हम बात करें आपका कि जो आपका क्या होता है आपका मीजो हो गया, और मीजो की बात करें तो वो क्या होता है, वो मंथली होता है या हम उसको मासिक चक्र भी बोलते हैं। और उसके बाद में जो आपका क्या होता है, जो लास्ट होता है आपका, तो उसको हम साप्ताहिक चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साप्ताहिक चक्र बोलते हैं, क्योंकि वह एक ही वीक का होता है। तो 3 to 6 वीक, 2 to 6 वीक, 3 to 8 वीक एंड 2 to 10 वीक। बताओ जल्दी से। रंजन सिंह जी, अगर हिंदी में लाए तब दिक्कत, हाँ, और उसमें लाए तब दिक्कत, दोनों में आप लोगों की समस्याएं ही होता है। अरे भाई ऐसे भी टफ नहीं है कि जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएंगे तो उसको हम समझाने के लिए हम बैठे ही हैं, हम क्वेश्चंस को आपका समझा ही रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है ना, कि आपको अगर चीजें, अगर जब तक नहीं था इंग्लिश नहीं लाते थे तो आप लोग ये कहते थे सर इंग्लिश नहीं ला रहे हो, अगर मिक्स लाते थे तो उसमें भी दिक्कत होती थी। अब बताओ मेरे भाई, कुछ किसी को तो पकड़ोगे, इसीलिए मैं सोचा कि अब हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा मिक्स वाला क्वेश्चन, एक दिन हिंदी लाएंगे तो एक दिन इंग्लिश लाएंगे, तो दोनों का काम हो जाएगा, कोई भी भटकेगा नहीं। ठीक है ना, कोई भी भटकेगा नहीं, इसीलिए मैं सोचा। तो आप लोग फिर परेशान हो गए कि सर ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये उर्दू है। हाँ, अरे भाई क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, अगर मैं बात करूं तो 3 to 6 वीक क्या होगा, 3 to 6 वीक होता है। कितना होता है, 3 to 6 वीक। माइक्रोसाइकिल की बात कर रहा है, तो माइक्रोसाइकिल की अगर मैं बात करूं तो 3 to 6 वीक भी हो सकता है, 2 to 6 वीक नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो वैसे तो जाता है 3 to 6 वीक या 7 वीक तक जाता है। तो यहां 7 नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 to 8 वीक तक जाता है, यह याद रखना। 3 to 7 वीक तक नहीं है, तो 3 to 7 वीक नहीं है तो हम क्या करेंगे, 3 to कितने तक करेंगे, 3 to 8 वीक तक करेंगे, याद रखना इसको। ठीक है ना, कहीं कहीं आपको इसको, कहीं कहीं कुछ जगहों पे आपको इसमें कुछ चीजें मिल जाएंगी जो कि आप बोलोगे कि सर ये नहीं ये है। हाँ, कुछ जगहों पे आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं आपका तो 3 to 6 सप्ताह मतलब 45 डे भी होता है, 3 to 6 वीक, तो ज्यादातर यही है। लेकिन इसका जो आंसर माना था, सॉरी, इसका जो आंसर आयोग ने माना था वह 3 to 8 वीक है, इसलिए। लेकिन हम जो रियल आंसर है उसी पे चलेंगे, 3 to 6 वीक पे ही चलेंगे। ठीक है ना, 3 to 6 वीक पे ही चलेंगे, क्योंकि करेक्ट यही है। लेकिन जो आयोग ने माना था, एनवीएस ने माना था, ये एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, एनवीएस ने इसका आंसर मान लिया था 3 to 8 वीक। एनवीएस ने जो इसका आंसर मान के रखा था, उसने मान के रखा था 3 to 8 वीक, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो 3 to 6 वीक ही होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं इसमें, तो मैंने बताया था आपको 3 चक्र होते हैं, 3 से 12 माह। किसका, अगर मैं बात करूं 3 से लेके 12 माह तक, तो 3 से लेके 12 माह क्या होता है आपका, आपका होता है मैक्रोसाइकिल। क्या होता है, मैक्रो होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं 3 to 6 वीक, ठीक, तो यह क्या होता है, यह मंथली होता है, इसको मंथली बोलते हैं। और यह क्या होता है, यह होता है मीजो चक्र। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका होता है माइक्रोसाइकिल। माइक्रोसाइकिल, अगर माइक्रोसाइकिल की मैं बात करूं तो 3 to 10 डेज, 3 to 10 डेज, या कहीं कहीं यह 4 से लेके 5 दिन भी होता है। इसको हम साप्ताहिक चक्र बोलते हैं, साप्ताहिक चक्र बोलते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है ना, ठीक, तो ये याद रखना। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। तो हम इसको 3 to 6 वीक ही मानेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर करेक्ट फॉर द वॉलीबॉल गेम। वॉलीबॉल गेम में आ जाओ, वॉलीबॉल गेम में कैसे टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक होती है, स्पाइकिंग, ओवरहेड पास, चेस्ट पास, ड्रिबलिंग। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, ओनली बी एंड सी आर करेक्ट, ओनली सी एंड डी आर करेक्ट, ओनली ए बी एंड सी आर करेक्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। द फॉलोइंग टेक्निक आर करेक्ट फॉर वॉलीबॉल गेम, कि करेक्ट हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं नॉट करेक्ट इन सब का, तो आपको सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा मिस्टेक यहीं पे होता है, आप भूल जाते हो क्या है, तो सबसे पहले इसी चीज को क्या करोगे आप, अंडरलाइन करोगे। तो करेक्ट फॉर वॉलीबॉल गेम तो क्या है, स्पाइकिंग, बिल्कुल है, स्पाइकिंग होता है इससे। ओवरहेड पास, ओवरहेड पास भी होता है, लेकिन चेस्ट पास की बात करें तो चेस्ट पास हम फुटबॉल में देते हैं आपका इसमें नहीं देते हैं। ड्रिबलिंग की बात करें, बास्केटबॉल में होता है, तो मेन होता है ए और बी, क्या होगा, ए और बी। तो ए और बी किसमें है, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए और बी ही करेक्ट होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, टेनिस सर्विस रिलेटेड विथ विच ऑफ फॉलोइंग गेम। टेनिस सर्विस किस गेम से रिलेटेड है, टेबल टेनिस से, स्क्वैश से, बैडमिंटन से, वॉलीबॉल से, बताओ। एक बार क्लास को शेयर कर दें आप सभी लोग, क्लास को शेयर कर दें, क्लास को लाइक भी आप सभी कर दें। चलिए, ब्रजेश यादव, अन्नू शर्मा, सतीश यदुवंशी, पल्लवी यादव, कंचन यादव, ममता वर्मा। तो टेनिस सर्विस की बात करें अगर हम, टेनिस सर्व, तो ये जो टेनिस सर्व होता है यह आपका होता है वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल की अगर हम बात करें तो जो वॉलीबॉल होता है इसमें कई सर्विस की कई प्रकार की स्किल्स होती हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है वॉलीबॉल में कई प्रकार की होती है, जैसे अंडर हैंड सर्विस, अपर हैंड सर्विस, टेनिस सर्विस, ये सारे राउंड सर्विस, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके वॉलीबॉल के क्या होती हैं, सर्विस के प्रकार होते हैं, ठीक है ना, सर्विस के प्रकार होती है आपके वॉलीबॉल की। अब अगर वॉलीबॉल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो वॉलीबॉल में यह भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो वॉलीबॉल से संबंधित है, या तो लिबरो के विषय में बहुत पूछा जाता है। हर एग्जाम में अगर वॉलीबॉल से क्वेश्चन बनाता है तो वॉलीबॉल में लिबरो से जरूर बनाता है, पूछेगा लिबरो इनमें से क्या कर सकता है, लिबरो इनमें से क्या नहीं कर सकता है, इस प्रकार से। तो अगर मैं लिबरो की बात करूं तो लिबरो एक ऐसा प्लेयर होता है जिसका ड्रेस अलग होता है, वह डिफेंसिव प्लेयर होता है। कैसा प्लेयर होता है, डिफेंसिव प्लेयर होता है, वो थर्ड रो में खेलता है, मतलब बैक लाइन में खेलता है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो वो जो है आपका अटैकिंग प्लेयर नहीं होता है, वह कभी भी क्या नहीं मार सकता, वह जो है स्मैश नहीं मार सकता, वह कभी भी कप्तान नहीं बन सकता, वह कभी भी क्या नहीं कर सकता, फ्रंट लाइन में आके खेल नहीं सकता है, वह ब्लॉक नहीं कर सकता है, वह रोटेशन में भाग नहीं ले सकता है। ये सारी चीजें होती हैं किसकी, ये सारी चीजें होती हैं लिब्रो की, ठीक है ना। तो यह आप याद रखें। अब इसके अलावा इसमें एक दो चीजें और पूछता है, इसमें जो है वॉलीबॉल में दो चीजें और पूछता है। एक तो पूछता है वॉलीबॉल जो होता है उस वॉलीबॉल में पोल जो होता है, पोल की हाइट जरूर पूछता है। तो याद रखना 2.55 जो क्या होता है ऊंचाई होती है किसकी, पोल की। ये जो पोल है इस पोल की ऊंचाई 2.55 होती है, याद रखना। इसके अलावा नेट की ऊंचाई पुरुष और महिलाओं की जरूर पूछता है। तो नेट की ऊंचाई अगर वॉलीबॉल में पुरुषों की बात करें तो 2.43 मीटर होता है, और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 2.24 मीटर होती है महिलाओं की, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 1 मीटर होता है, लंबाई कितनी होती है 9.50 से 10 मीटर तक होती है। एंटीना फिर पूछता है, फिर दूसरा इसमें क्या पूछता है,
एंटीना पूछता है कि एंटीना की लंबाई कितनी होती है, 1.80 मीटर होता है, जिनमें से 1 मीटर क्या होता है, नेट के अंदर होता है, और 0.80 मीटर क्या होता है, नेट से बाहर होता है। याद रखना यह क्या होता है, यह लाल और सफेद रंग की पट्टी होती है जो 10-10 सेंटीमीटर की पट्टी होती है। याद रखना, ठीक। और इसमें मैच क्या होता है, मैच 25 अंकों का होता है। कितने अंकों का मैच होता है, तो याद रखना 25 अंकों का होता है, 5 सेट होता है, और जो अंतिम सेट होता है वह 15 मिनट का होता है। कितने का, 15 मिनट का। इसके अलावा इसमें पूछता है इसका टाइम आउट से क्वेश्चन, इसके टाइम आउट से क्वेश्चन पूछता है कि इसमें जो है कितने टाइम आउट दिए जाते हैं, तो एक सेट में 2 टाइम आउट। क्या, एक सेट में कितने टाइम आउट, एक सेट में 2 टाइम आउट दिए जाते हैं 30 सेकंड के दोनों टीमों के लिए। कितने, 30-30 सेकंड के लिए दोनों टीमों के लिए दे दिया जाता है। पहले 3 सेट में गैप जो होता है वो 2 मिनट का होता है। पहला जो 3 सेट होता है उनमें जो बीच का गैप होता है, मतलब जो इंटरवल होता है वह 2 मिनट का होता है, और चौथे और पांचवें के बीच जो है वह 5 मिनट का गैप होता है। कितने मिनट का, 5 मिनट का गैप होता है। यह भी आप याद रखना, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम वंस द सब्स्टिट्यूट प्लेयर कम आउट ऑफ द मैच ही सी कैन नॉट इंटर अगेन। बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। कह रहा है वह कौन सा गेम है जिसमें अगर कोई भी प्लेयर एक बार सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो वह दोबारा मैच में सब्स्टिट्यूट होने नहीं जाता है, या दोबारा नहीं जाता है। ठीक, चलिए शेयर करो भाई, क्लास को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ोगे तभी ना मजा आएगा। तो देखो, मतलब कहने का मतलब यह है, सब्स्टिट्यूट 2 प्रकार का होता है। एक होता है रोलिंग सब्स्टिट्यूट और एक होता है सिंपल सब्स्टिट्यूट। ये जो रोलिंग सब्स्टिट्यूट होता है यह चलता है आपका वॉलीबॉल में, यह चलता है आपके हॉकी में, इन सब में। मतलब रोलिंग सब्स्टिट्यूट का मतलब कोई भी प्लेयर कितनी भी बार बदला जा सकता है। लेकिन अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो फुटबॉल में रोलिंग सब्स्टिट्यूशन नहीं चलता है। फुटबॉल में आपका जो फुटबॉल होता है उस फुटबॉल में आपका रोलिंग सब्स्टिट्यूशन नहीं चलता है, ठीक है ना। याद रखना कि फुटबॉल में रोलिंग सब्स्टिट्यूशन नहीं चलता है, ठीक। अब देखो, अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो फुटबॉल में एक चीज और पूछता है, फुटबॉल में टाइम आउट कितने सेकंड का होता है, कितने मिनट का। तो याद रखना यहां पे टाइम आउट जो होता है वह नहीं होता है, टाइम आउट नहीं होता। पूछता है ऐसा कौन सा गेम है जिसमें टाइम आउट नहीं होता है, तो यही होता है। इसके अलावा एक होता है ऑफ साइड नियम, किसमें होता है, तो ऑफ साइड नियम आपके हॉकी और आपके फुटबॉल दोनों से संबंधित है, लेकिन ज्यादातर आपके फुटबॉल के संदर्भ में ऑफ साइड नियम पूछता है, ठीक। रंजन सिंह जी, जिस प्रकार से आपको लगता है कि इंग्लिश वाले हिंदी पढ़ लेंगे उसी प्रकार से हिंदी वाले भी इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत खाते हैं, और इंग्लिश वाले भी हिंदी पढ़ने में दिक्कत आती है। बल्कि हिंदी वाला इंग्लिश पढ़ सकता है, लेकिन ये जो होते हैं इंग्लिश वाले हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, उनको ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है ना। और मैं तो चीजें बता ही रहा हूं। हाँ चलो, ऐसा कुछ क्वेश्चन में है नहीं कि जो आपको, और ज्यादातर आपका जो आयोग क्वेश्चन अगर गलत है तो उसको इंग्लिश में ही वह मानता है, हिंदी वाले को नहीं मानता है। आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप सोच लेंगे कि एकदम हम फ्री फंड होके इंग्लिश से बच जाएंगे तो ये तो असंभव है, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादातर चीजें जो हिंदी में नहीं समझ में आती वो इंग्लिश में ही क्लियर समझ में आती है, ठीक। चलो, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसमें मैच की अवधि कितनी होती है, तो याद रखना 90 मिनट की मैच की अवधि होती है। कितने मिनट की, 90 मिनट की। अगर मैं बात करूं इसमें हाफ कितने मिनट का होता है, तो 15 मिनट का हाफ होता है। 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। कितना, 45 के 2 हाफ होते हैं, और 15 मिनट का क्या होता है, इंटरवेल होता है। याद रखना इसमें मैच की शुरुआत किससे होती है, तो याद रखना किक ऑफ से मैच की शुरुआत होती है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसमें जो है, जो आपका गोल पोस्ट होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 8 फीट होती है, और उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 8 यार्ड होती है। 8 यार्ड मतलब 8 त्रिक 24, एक यार्ड में 3 फीट, तो 8 त्रिक 24 फीट होगा, और 8 फीट ऊंचा होगा, मीटर में 2.44 मीटर ऊंचा होता है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एथलेटिक्स इवेंट डिड पीटी उषा गेट फोर्थ पोजीशन इन द ओलंपिक गेम, 800 मीटर लॉन्ग जंप, 400 मीटर, 400 मीटर हर्डल, बताओ क्या होगा। सब्स्टिट्यूट इसमें रूल के अनुसार 3 ही होते हैं फुटबॉल में। कुमारी सृष्टि जी हिंदी में ही बता रहे हैं भाई, कल से अब इंग्लिश में क्वेश्चन हम नहीं ये लाएंगे, हमको समझ में आ गया। बिल्कुल, 400 मीटर हर्डल 1984 में ये जो थी किस पोजीशन में थी आपकी, यह जो है चौथे पोजीशन में थी। पहली महिला जिन्होंने क्या फाइनल में, ओलंपिक के फाइनल में क्वालिफाई किया, इनको क्या कहा जाता है, उड़न परी कहा जाता है। प्रेजेंट में यह क्या है, प्रेजेंट में जो है यह आपकी क्या है, आपकी IOA की क्या है, प्रमुख है, मतलब अध्यक्ष हैं, ठीक। IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष इसमें कौन है, तो ये PT उषा जी ही हैं, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब अगर थोड़ा बहुत अच्छा हर्डल के विषय में बता दें, हर्डल से पूछा है तो आप हर्डल के विषय में हम बता देते हैं। अब हर्डल में क्वेश्चन क्या बनाता है, उनको थोड़ा सा आप समझ लेना कि जो हर्डल होता है उसमें क्या पूछता है। उसमें पूछता है जो हर्डल होती है, जो बाधा होती है, यह जो है वुमेन हर्डल इवेंट जो होता है वो 100 मीटर और 400 मीटर होता है। कहीं कहीं दे देता है यही क्वेश्चन कि महिलाओं की इसमें से कौन सी प्रतियोगिता सिर्फ महिलाओं की होती है, तो याद रखना ये महिलाओं की होती है। पुरुषों की अगर मैं बात करूं तो पुरुषों की यह होती है 110 मीटर एवं 400 मीटर। अब अगर मैं बात करूं आपके हर्डल की चौड़ाई की, तो हर्डल की जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है, 1.18 से लेके 1.20 मीटर तक होती है, याद रखना। हर्डल का वजन कितना होता है, तो याद रखना 10 किलोग्राम कम से कम होता है। कम से कम कितना, 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम से कम हर्डल नहीं होना चाहिए। अब इसमें आपको, इसमें आपकी बाधा की ऊंचाइयां जरूर पूछता है, किसमें, बाधा की ऊंचाई। तो अगर 100 मीटर की बात करें, किसमें बात करें, महिलाओं के 100 मीटर की बात करें, तो इसमें जो बाधा की ऊंचाई होती है वह होती है आपकी 0.84 मीटर। कितना होता है, 0.84 मीटर होती है बाधा की ऊंचाई। अगर मैं 110 मीटर पुरुषों की बात करूं तो 110 मीटर पुरुषों में बाधा की जो ऊंचाई होगी वह होता है 1.067 मीटर, ठीक। उसके बाद बात करें अगर हम कि 400 मीटर महिला और पुरुष की बात करें, तो 400 मीटर में पुरुषों की जो महिलाओं की जो बाधा होती है वो होती है 0.76। यही जो 67 है ना, इसी को 67 को आप पलट दो, 76 कर दो। और यही पुरुषों की बात करें तो मैंने बताया था पुरुषों की जनसंख्या याद रखना 0.914, ठीक है ना, 914। हाँ, लिंगानुपात याद रखना, बस हो गया, काम हो जाएगा। शुरुआती लाइन से फर्स्ट लाइन तक की जो हर्डल होती है, अगर 100 मीटर में बात करें तो 13 मीटर पे होती है, 110 मीटर पे बात करें तो 13.72 मीटर पे होती है, और 400 मीटर की अगर मैं बात करूं तो वह होती है आपकी 45 मीटर पे। कितने पे, 45 मीटर पे होती है। अगर मैं हर्डल से हर्डल के बीच की दूरी की बात करूं तो 100 मीटर में होता है 8.50 मीटर पे, और अगर मैं बात करूं आप लोगों से 110 मीटर में तो सिर्फ आपको वही पुरुषों की संख्या याद रखना, मतलब लिंगानुपात 9.14 याद रखना। उसके बाद में कुछ नहीं याद रखना है। उसके बाद में आपको अगर 400 मीटर की बात करें तो वहां पे बाधा से बाधा के बीच में पुरुष हो या महिला दोनों की बाधा से बाधा की दूरी 35 मीटर ही होगी, और अंतिम बाधा से फाइनल लाइन से अंतिम बाधा की दूरी जो है 40 मीटर 400 मीटर में पुरुष महिला दोनों के लिए होगी। और अगर 100 मीटर की बात करें तो वहां 10.50 मीटर, और 110 मीटर की बात करें तो 14.02 मीटर होती है। ये चीजें आपकी होती हैं।
तो समझ में आया, आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी, ये रही बात हर्डल की। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन टू गेट एन ओलंपिक मेडल? पीटी उषा, साइना नेहवाल, के एम करणम मल्लेश्वरी, अंजू बाबी जॉर्ज। साइना नेहवाल से याद आया, उस दिन हम जब बताए थे तो वहां पे भाई मेरे साइना नेहवाल के बजाय सानिया नेहवाल निकल गया था, और मैं उस दिन भी ये बोला था कि भाई कुछ चीजें जल्दी जल्दी में निकल जाता है, नाम ही है थोड़ा बदल जाता है, तो उसके लिए, लेकिन आप समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो, लेकिन उसके लिए भी लोग कमेंट कर दिए थे एक दो लोग कि सर साइना नेहवाल है, सानिया नेहवाल नहीं है। अरे भाई मैं भी जानता हूं साइना नेहवाल है, सानिया नेहवाल नहीं है, क्योंकि ये तो आम चीजें हैं, इसमें तो कमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं होती, ये तो आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, समझदार सब हैं। हाँ, चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन टू द गेट ऑन ओलंपिक मेडल? तो याद रखना कौन होगा, कर्णम मल्लेश्वरी 2000, कर्णम मल्लेश्वरी किसमें, भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में आंध्र प्रदेश की यह हैं, और इन्होंने 69 किलोग्राम भार वर्ग में क्या किया था, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। क्या हासिल किया था, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पीवी रमन्ना renowned sports person, the father of पीवी सिंधु, belong to which game? कह रहा है पीवी रमन्ना जो है वह एक स्पोर्ट पर्सन है जो पीवी सिंधु के पिताजी भी हैं, वह किस गेम से बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन से, लॉन टेनिस से, फुटबॉल से या वॉलीबॉल से? बताओ। तो क्या बताओगे, तो वो थे वॉलीबॉल से, ठीक है ना, बैडमिंटन से नहीं थे भैया, पीवी सिंधु है लेकिन वो बैडमिंटन से नहीं थे, वो वॉलीबॉल के प्लेयर थे, ठीक है ना, वह वॉलीबॉल के प्लेयर थे। हाँ, एक आध लोग का छोड़ के बाकी सभी लोगों का गलत है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो वॉलीबॉल के प्लेयर थे, ठीक। ठीक, हाँ, पीवी सिंधु फर्स्ट लेडी हैं जिन्होंने क्या जीता है कि 2 ओलंपिक में, क्या 2 ओलंपिक में मेडल हासिल किया है, ठीक है ना, पीवी सिंधु 2016 में सिल्वर मेडल, 2021 में ब्रॉन्ज मेडल। हाँ, फर्स्ट लेडी थी ये 2021 में जिन्होंने क्या किया था कि 2 ओलंपिक में क्या जीता था, मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक। चलो अगर मैं बात करूं कि आपका वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल के विषय में मैंने बता ही दिया। चलो 9वां नंबर, इन हाउ मच टाइम डिड अविनाश सांबले कंप्लीट द 300 मीटर स्टेपलचेज? हाउ कितने टाइम में जो आपके क्या थे, अविनाश सांबले थे, वो 3000 मीटर स्टेपलचेज कंप्लीट किए थे, कितने टाइम में? चलो तो अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, तो याद रखना 8:11.20, 8 मिनट 11.20 सेकंड जो है, इसी में ही इन्होंने क्या जीता था, सॉरी इन्होंने स्टेपलचेज, मतलब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, आपके जो अविनाश सांबले हैं इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था, ठीक। चलो, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन द बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम? बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में कितने मेडल जीता था, कितने मेडल जीते थे, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन द बर्मिंघम
कॉमनवेल्थ गेम। अब देखो, अगर कॉमनवेल्थ गेम की मैं बात करूं तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम है इसकी शुरुआत कहां कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है वह हुआ था 1930 में। किसमें? 1930 में। इसके फादर कौन है? एमएम रॉबिन्सन। फादर कौन है? तो फादर की अगर मैं बात करूं कि इसके फादर कौन है तो एमएम रॉबिन्सन। ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी 1930 में, कहां हुआ था? तो हैमिल्टन में हुआ था। हैमिल्टन कहां है? तो हैमिल्टन है आपके कनाडा के अंदर है। पहले राष्ट्रमंडल खेल में कितने देश भाग लिए थे? तो फर्स्ट में 11 देशों ने भाग लिया था और 59 स्पर्धाएं हुई थी इसमें। ठीक है ना। इसको शुरू में क्या बोला जाता था? इसका दूसरा नाम क्या था? तो याद रखना, ब्रिटिश अंपायर गेम बोला जाता था। क्या? अंपायर गेम बोला जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें पहले वही देश भाग लेते थे जिन पर कभी भी ब्रिटिश का आधिपत्य रहा हो। ठीक है ना। बाद में इसको किस नाम से? फ्रेंडली गेम के नाम से भी जाना जाने लगा। क्या? फ्रेंडली गेम के नाम से भी जाना जाने लगा। और 1958 में, किस सन में? 1958 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल रखा गया। क्या रखा गया? राष्ट्रमंडल खेल रखा गया 1958 ईस्वी में। इसमें क्या होता है? राष्ट्रमंडल खेलों से पहले एक क्या होता है? एक आयोजन होता है जिसको किंग्स बेटन रिले बोलते हैं और यह कहां होता है? बर्मिंघम पैलेस से ही इसकी शुरुआत होती है, याद रखना। गोल्ड कोस्ट 2018 में कॉमनवेल्थ गेम इतिहास में सबसे लंबी थी। अब तक जो सबसे लंबी है वह इसी में। भारत ने पहली बार कब इसमें भाग लिया? तो 1934 में भारत ने पहली बार इसमें क्या किया? भाग लिया था, याद रखना। ठीक। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल था वह क्या कब हुआ? तो 24 मई राष्ट्रमंडल। और हाँ, एक चीज और, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 24 मई को क्या मनाया जाता है? याद रखना, राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। अब ये जो 2022 का हुआ था, यह कौन 2022 का जो हुआ वह आपका कौन से संस्करण था? 22वां संस्करण था। अब 23वां संस्करण कब मनाया जाएगा? तो 23वां संस्करण आपका 2026 में मनाया जाएगा। और कहां मनाया जाएगा? तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा, याद रखना। अगर मैं बात करूं 2022 का शुभांकर क्या था? तो पेरी द बुल था। इसके ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे। समापन में कौन था? शरद कमल अंचत थे और निकहत जरीन थी। इसमें टोटल मेडल कितने मिले थे? 61 मेडल मिले थे। 61 मेडल किसमें मिले थे? 2022 में टोटल 61 मेडल मिले थे और इस 61 मेडल में भारत के जो थे 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर था और 23 क्या था? ब्रॉन्ज था। कुश्ती में सबसे अधिक 12 मेडल मिले थे, याद रखना। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं डेवन डेक्सन पुरस्कार की, तो राष्ट्रमंडल खेल में उत्कृष्ट एथलीट को डेविड डेक्सन पुरस्कार दिया जाता है मेरे भाई। अब अगर मैं बात करूं बर्मिंघम की जो बर्मिंघम में हुआ था, तो बर्मिंघम में 61 मेडल। ठीक है ना, समझ में आ गया। बर्मिंघम 22वां संस्करण, क्या 22वां संस्करण होता है। पावर लिफ्टिंग में पहला गोल्ड किसने जीता? सुधीर कुमार ने जीता था, याद रखना। इसमें पहली बार बर्मिंघम में ही पहली बार महिला टी20 क्रिकेट को शामिल किया गया, जिसमें भारतीय महिलाओं ने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। और गोल्ड किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ये सारी चीजें करंट की जितनी की अगर कॉमनवेल्थ से आए तो आपका सब कवर हो जाए। ठीक है ना। सारी चीजें, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ता हूं मैं, इसीलिए कहता हूं ऐसे पढ़ो कि आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएं। मेरे साथ जुड़ने का क्या फायदा? मेरे साथ जुड़ने का आपका यही फायदा है कि आपकी रिवीजन हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं वो काम नहीं करता कि हाँ चलो ठीक है ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी, ई वाला काम नहीं कर पाते हैं। और बाद में फिर यही होता है, बाद में कुछ लोग कहेंगे सर ये नहीं आया वो नहीं।
ऐसे पढ़ोगे तब ना आएगा। अब अगर 3 चीज 4 चीज एक साथ दे देगा तो आप समझ न लोगे, आप उसको मिला न लोगे। हाँ चलो 11 का क्या है, इन विच ईयर डिड मनु भाकर गेट द अर्जुन अवार्ड इन शूटिंग? 2018, 2021, 2020, 2022 बताओ। शूटिंग में अर्जुन अवार्ड कब मिला था मनु भाकर को? जल्दी बताओ। AAAD 2021, A 2018, 11 का बी, जी सर 11 का बी 2020। एक लोग का अब तक आंसर सही आया है, वह होगा 2020। क्या होगा? 2020 होगा, ठीक है ना? कितना होगा? 2020 में। अब ये मनु भाकर जो है आपकी 2 मेडल, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला या पहली भारतीय हैं। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय, पहली भारतीय पूछेगा तब भी यही है, पहली भारतीय महिला पूछेगा, महिला पूछेगा तब भी यही है, ठीक है ना? दोनों इन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब की बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें, ठीक है ना? धर्मेंद्र कुमार सर हिंदी क्वेश्चन दीजिए। अरे मेरे भाई इसमें क्या ऐसा था जो तुमको नहीं समझ में आया, एक बार बता दो। इन विच ईयर डिड मनु भाकर गेट द अर्जुन अवार्ड इन शूटिंग? अब इतना भी टफ तो नहीं है कि जो आपको समझे में ना आए क्वेश्चन। अरे हिंदी से ज्यादा इजी क्वेश्चन है आपका। हिंदी लाओ तो इंग्लिश वालों की समस्या, इंग्लिश लाओ तो हिंदी वालों की समस्या, समस्याओं का तो समाधान हो ही नहीं गया। चलो, अरे डेली आप लोग हिंदी में करते थे, एक आध दिन कर लो इंग्लिश में भी। क्या सर? चलो, अरेंज द फॉलोइंग organs of respiratory system from top to bottom in sequence। ऊपर से लेके नीचे आपको क्या करना है? सीक्वेंस में लगाना है। किसका? रिस्पायरेटरी सिस्टम का। अब इसको तो मैंने पढ़ाया भी है, पब्लिक क्लास में भी पढ़ाया है, ऐप में भी पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हो पब्लिक क्लास में भी, ठीक है ना? चलो बिल्कुल पल्लवी जी, बिल्कुल तैयारी आप लोगों की इतना दमदार है, देख के दिल एकदम गदगद हो जा रहा है। जिस हिसाब से आप लोग पूरा आंसर देना सीख रहे हो, सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो, हाँ क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब आंसर आप लोगों का आ रहा है। चलो, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स, ब्रोंकी, ABCD, CADB, CABD, BADC, बताओ क्या होगा? लाजवाब आंसर आप लोगों का आ रहा है। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे तो देखो यहां नाक से शुरू होता है, ये यहां से आएगा, ये नोजल कैविटी होगा, ये नोजल क्रॉन्ची होगा। नोजल क्रॉन्ची के बाद फिर आएगा तो फिर आपका आएगा ये फेरिंग्स हो जाएगा, ये एसोफेरिंग्स, और ये हो जाएगा नोजोफेरिंग्स, और ये हो जाएगा फेरिंग्स। और फिर इस फेरिंग्स के बाद में फिर आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा लैरिंग्स आपका। लैरिंग्स के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे हम तो आपकी ट्रैकिया हो जाएगी। ट्रैकिया के बाद में फिर क्या आ जाएगा आपका? ये लंग्स आ जाएगा, इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? फेरिंग्स आएगा, और फेरिंग्स के बाद फिर क्या आएगा आपका? फिर आपका आएगा लेरिंग्स आएगा। तो CA कहाँ है? CA यहाँ भी है, CA यहाँ भी है, ये और ये नहीं होंगे। उसके बाद में फिर क्या आएगा? फिर आएगा ट्रैकिया, CAB। तो CAB यही है, यही आपका आंसर हो जाए, CAB। फिर आएगा ब्रोंकी, ठीक। चल आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर stated that the systematic scholar
स्टडी ऑफ द बिहेवियर्स, फीलिंग एंड द थॉट ऑफ पीपल engaged in sport, exercise and physical activity as the definition of sports psychology। यह स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का किसने क्या दिया है? आपका क्या दिया है? यह परिभाषा दी है कि द सिस्टमैटिक स्कॉलर स्टडी, सिस्टमैटिक रूप से जो स्कॉलर होते हैं वो स्टडी करते हैं ऑफ द बिहेवियर, व्यवहार का, फीलिंग का एंड थॉट, सोच ऑफ पीपल इंगेज इन स्पोर्ट, जो कि स्पोर्ट में इंगेज होते हैं, एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी में वो करते हैं। यह कौन है बताओ? किसने कहा था? ग्राहम ने, विले ने, बूचर ने, फिशर ने, किसने कहा था? निधि सिंह जी गुड इवनिंग। महेश राजपूत जी जय हिंद। प्रियंका कुमारी राधे राधे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, इसको कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ इतना याद रखो, जो स्कॉलर स्टडी करने वाले बच्चे होते हैं ना, जो स्कॉलर बच्चे होते हैं, जो स्कॉलर स्टूडेंट होते हैं, वो क्या नहीं होते? वह विले नहीं होते। क्या नहीं होते? बिल्ले नहीं होते। आदमी कहता है ना, अरे यार तुम बहुत बड़े बिल्ले हो, तो वो बिल्ले नहीं होते हैं, वो बिल्ले नहीं होते। कौन? जो स्कॉलर स्टडी करने वाले होते हैं। तो स्कॉलर स्टडी करने वाले क्या होते हैं? जो होते हैं वो सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन वो बिले नहीं होते हैं। बेले कौन होता है? जो नहीं पढ़ता है, जो जान रहा है कि एग्जाम डेट अब आ जाएगी, यूपीटीजीटी की भी, बीपीएससी टीआरई 4 की भी, लेकिन वो फिर भी टहल रहा है, तो वो बिले होते हैं, ना कि ये बिले होते हैं। तो बिले से याद रखना कि जो स्कॉलर स्टडी है, जो स्कॉलर स्टडी करने वाले होते हैं, जो स्कॉलर बच्चे होते हैं, वो बिले नहीं होते हैं। चलो, which of the following authors propounded the derived theory based on motivation? ठीक, which of the propounded the derived theory based on motivation? बताओ, डेराइव थ्योरी किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड, क्लार्क हॉल, अब्राहम मैस्लो, विलियम जेम्स। अरे सत्यवीर कुशवाहा जी, भाई रिजल्ट कब आएगा? अब कब बता दे, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना? ठीक है ना भाई, अभी कोई न्यूज नहीं है स्टेट का, आ जाएगा जल्दी ही, स्टेट का रिजल्ट आएगा। तो याद रखना, बार बार बताए हैं कि जो भी आपका थ्योरी होता है, वह मैंने कई थ्योरियों के विषय में बताया है। जैसे क्लार्क हल कौन सा था? डेराइव थ्योरी। डेराइव थ्योरी क्या कहता है? डेराइव थ्योरी यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति है, वह किसके लिए काम करता है? वह जो है, जब उसको कुछ बाहरी चीजें दिखती है, कुछ लालच दिखता है, तब वह क्या काम करता है? जैसे कि इंसेंटिव, इंसेंटिव के लिए काम करता है। जैसे आप भी वर्क करते हो, या कोई मान लो कोई व्यक्ति है, और वह व्यक्ति क्या करता है? वह व्यक्ति जब जाता है कहाँ पे? जब जाता है आपका किसी, मान लो कि गया वो किसी कंपनी में, तो जो कंपनी में गया तो वो क्या करता है? वह जो है आपका क्या काम करता है? वह उसको इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि इंसेंटिव के लालच में वो क्या काम करता है? काम को करता है। तो याद रखना, तो क्लार्क हल ने की कौन सा दिया था? डेराइव थ्योरी। सिगमंड फ्रायड की बात करें तो यह मनोविश्लेषणवाद की बात करते हैं। किसकी? सिगमंड फ्रायड की अगर मैं बात करूं तो जो आपके सिगमंड फ्रायड हैं, यह किसकी बात करते हैं? यह आपके किसकी बात करेंगे? यह आपके बात करेंगे मनोविश्लेषणवाद की बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो कुछ सिद्धांतों को याद रखना। जैसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्लेटो ने दिया है। व्यवहार सिद्धांत किसने दिया है? तो जॉन वॉटसन ने दिया है। क्रिया प्रसीत अनुबंधन की बात करेगा कि किसने दिया है, तो वह दिया है बीएफ स्किनर ने दिया है। आपका गेस्टाल्ट या इनसाइट थ्योरी किसने दिया है? तो वह दिया है कोहलर ने दिया है।
हाँ, उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपका क्या सोशल कॉग्निटिव थ्योरी किसने दिया है, यह बहुत पूछता है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी याद रखना, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी यह बहुत पूछता है, ठीक है ना। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी किसने दिया है, तो याद रखना अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर मेथड, यह भी बहुत पूछता है, तो याद रखना थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक। उसके बाद में अगर ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्लार्क हल ने दिया है। नीड थ्योरी किसने दी है, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो कौन सा दिया है, तो याद रखना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, आपने सुना होगा, ठीक। तो याद रखना नीड थ्योरी आपकी कौन, नीड थ्योरी जो है, ठीक। तो नीड थ्योरी किसने दी है, अब्राहम मैस्लो ने दिया है। इसके अलावा थ्योरी ऑफ द कैथरेटिक सिद्धांत किसने दिया है, अरस्तु, यह भी बहुत पूछता है कैथरेटिक सिद्धांत। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोग का सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी किसने दिया है, तो लैमली, कौन, लैमली जो थे वो थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिए थे। इसके अलावा प्लेज लाइफ थ्योरी किसने दिया, जॉन डीवी ने दिया था, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव एवोल्यूशन थ्योरी किसने दिया, तो डेसी ने दिया था। किसने दिया था, डेसी ने दिया था, याद रखना ये सब। अगर मैं बात करूं आपसे कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दिया, तो टॉलमैन ने दिया था। इसके अलावा अगर रिफोर्समेंट थ्योरी की भी बात करता है, रिफोर्समेंट किसने दिया था, तो रिफोर्समेंट स्किनर ने दिया था। इसके अलावा इंसेंटिव थ्योरी भी स्किनर ने दिया था, ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं रिडक्शन थ्योरी किसने दिया था, नीड रिडक्शन थ्योरी, यह क्लार्क हल ने दिया था, ठीक। तो अगर उसके बाद संयोजनवाद थ्योरी ऑफ द कनेक्टिविज्म की बात करेगा तो वो थॉर्नडाइक की बात आ जाएगी। उसके अलावा सामाजिक धारणा सोशल थ्योरी किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था। हाँ, थ्योरी ऑफ द मोरल डेवलपमेंट किसने दिया था, जीन प्याजे ने दिया था। तो ये जितने भी मैंने बताए ये थ्योरी आपको याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द स्पोर्ट्समैनशिप। इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कि स्पोर्ट्समैनशिप को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है, सबसे अच्छी तरीके से बताओ। शेकिंग हैंड विथ रेफरीज, शेयरिंग बाय क्राउड, hugging and shaking hands with the opponent team, shaking hands with your own team members। बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। बताओ भाई जल्दी से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सतीश जी। देखो रेफरी से सेकंड तो सब करता है, सब करता है, यह स्पोर्ट्समैनशिप की बात उतना नहीं दर्शाता। शेयरिंग बाय क्राउड यह भी उतना माने नहीं रखता। शेकिंग हैंड विथ योर ऑन टीम, तो ऑन टीम से तो सब करता है, लेकिन हगिंग एंड शेकिंग हैंड विद द अपोनेंट टीम, ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक स्पोर्ट पर्सन के लिए। मतलब गेम के समय आप चाहे जैसे एग्रेसिव रहें या जो भी रहें, लेकिन आप खेलते समय आपको खेलने के बाद आप पुनः नॉर्मल स्थिति में जब आएंगे तो आप एक चीज देखे होंगे, जब आप इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वैसे देखेंगे आप एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन होते हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा अभी हॉकी का मैच हुआ एशिया कप जिसमें भारत ने 5वीं बार अपना मेडल जीता, गोल्ड मेडल। उसी प्रकार से आप क्रिकेट का मैच देखते हो जो कि दोनों दुश्मन हैं, लेकिन दोनों क्या करेंगे, वो दोनों हाथ मिलाते हैं, ठीक, याद रखना, ठीक है ना। तो वो दोनों क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं एक दूसरे के। तो ये चीज मैदान की बात, यही होता है स्पोर्ट पर्सन। स्पोर्ट कभी भी आपस में बैर नहीं सिखाता। चलो 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। कौन सा ऐसा है जो कि फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट नहीं है, बताओ। अब इसमें क्या पूछा है, नॉट,
तो इसको नॉट की हम बात करेंगे कि इसमें कौन सा है जो फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत नहीं आता है। मैंने आपको बताया था, एक होता है हेल्थ रिलेटेड और एक होता है स्किल रिलेटेड। अगर हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की बात करूं तो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में आपका क्या आता है, बॉडी मास एंडोरेंस, हाँ सॉरी बॉडी आपका आएगा इसमें, आपका बॉडी कंपोजिशन, आपका आएगा बीएमआई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका, तो आपका इसके अलावा आता है आपका मस्कुलर एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ। इसके अलावा अगर बात करें तो ये तो आपका होता है ये, और कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, ये तो हेल्थ रिलेटेड हो गया। क्या आपका हेल्थ रिलेटेड हो गया कि कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस की बात करता है आपका। इसके अलावा आपका बॉडी कंपोजिशन की बात करता है, इसके अलावा आपका फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, आपका एंडोरेंस की बात करता है, आपका स्ट्रेंथ की बात करता है। लेकिन अगर स्किल रिलेटेड की बात करें तो ए बी सी जल्दी जल्दी पढ़ मतलब स्पीड में पढ़, ठीक। तो ए फॉर क्या होता है, एजिलिटी होगा, बी फॉर क्या होता है, बैलेंस होता है, सी फॉर क्या होगा, तो मैंने कल ही आपको सारी चीजें बताई थी। सी फॉर क्या होगा बताओ, कोऑर्डिनेशन होगा, स्पीड मतलब स्पीड होगा, पी फॉर क्या होता है, पावर होगा, और आर फॉर क्या होगा, रिएक्शन टाइम होगा। ये आपके 6 होते हैं हेल्थ रिलेटेड, सॉरी ये स्किल रिलेटेड, और 5 होते हैं आपके हेल्थ रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, ये आपके हेल्थ एजुकेशन के मतलब हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है। अगर आपकी स्किल रिलेटेड की बात करें तो स्किल रिलेटेड में मैंने बता दिया, ठीक ठीक है ना। चल अगले की बात करते हैं हम कि तो इसमें क्या है, तो इसमें ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन टैक्टिक्स नहीं होगा। टैक्टिक्स और टेक्निक ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। टैक्टिक्स और टेक्निक की बात करता है। टैक्टिक्स क्या होती है, रणनीति जिसको बोलते हैं। हम जब विपक्षी को अपोनेंट को क्या करते हैं, परास्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टैक्टिक्स अपनाते हैं। क्या करते हैं, टैक्टिक्स अपनाते हैं। और टेक्निक क्या होती है, जो हम उसको करने के लिए, जो हम कोई भी स्किल को करने के लिए जो विधि होता है, जो वैज्ञानिक स्वरूप होता है, उसी को ही हम टेक्निक कहते हैं, याद रखना, ठीक। चलो, साइकिलिंग इज यूज टू द इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी। साइकिलिंग हम किसको बढ़ाने के लिए करते हैं, स्ट्रेंथ एंडोरेंस को, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को, मैक्सिमम स्ट्रेंथ को, या एजिलिटी को, किसको। बताओ भाई क्या होगा। तो याद रखना, साइकिलिंग को जो हम यूज करते हैं वह एंडोरेंस के लिए नहीं यूज करते हैं, एक्सप्लोसिव पावर के लिए नहीं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए भी नहीं हम करते हैं, ठीक है ना। एजिलिटी के लिए भी नहीं करते, हम किसके लिए करते हैं, स्ट्रेंथ एंडोरेंस के लिए करते हैं। अब इसके विषय में बहुत बार इन सब चीजों के विषय में बता चुके हैं। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेलनेस। इनमें से कौन सा है जो पार्ट ऑफ वेलनेस नहीं है, कॉस्मेटिक, इन्वायरमेंटल, स्पिरिचुअल एवं सोशल। अब देखो यहां पे भी क्या है, नॉट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नॉट ऑफ पार्ट ऑफ वेलनेस। वेलनेस का पार्ट कौन सा नहीं है, वेलनेस का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है, बताओ जल्दी से। कॉस्मेटिक, इन्वायरमेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल।
तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका क्या होगा कि जो पार्ट ऑफ वेलनेस है वह पार्ट ऑफ वेलनेस है, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेलनेस। पार्ट ऑफ वेलनेस का पार्ट कौन नहीं है, मतलब वेलनेस का पार्ट कौन सा नहीं है? तो इन्वायरमेंटल होता है, स्पिरिचुअल होता है, सोशल होता है, लेकिन क्या नहीं होता? कॉस्मेटिक नहीं होता। कॉस्मेटिक एक सामान है जिसको आप यूज करते हो। जैसे जो जाती है ना, कॉस्मेटिक क्या है, जैसे जो महिलाएं होती हैं जब वो कहाँ जाती हैं, जब वो लोग जाती हैं अपना कहाँ, अपना जाती हैं जो डेंटिंग पेंटिंग शोरूम है वहां पे जाती हैं तो डेंटिंग पेंटिंग होके आती है ना। हाँ, तो वो जो डेंटिंग पेंटिंग होके जाती है तो उसमें जो सामान यूज होता है वही होता है कॉस्मेटिक। हाँ, जो आपका आंख वाला, हाँ, नाक वाला, मुंह वाला जो भी होता है, आईलाइनर, लिप ग्लास, क्या क्या होता है ना, फाउंडेशन और क्या क्या होता है, तो वही जो लगाती है। जैसे गाड़ी, जब खटाला गाड़ी जाती है, कहाँ खटाला गाड़ी जाती है आपके, किस जगह पे, शोरूम में जाती है ना, जो गाड़ी का शोरूम होता है वहां बन ठन के निकल। तो सेम उसी प्रकार से जब महिलाएं जाती हैं कहाँ, अपने शोरूम में, शोरूम कहने का मतलब कौन, वही ब्यूटी पार्लर, तो उसी ब्यूटी पार्लर में जो करके आती है वही होता है कॉस्मेटिक। ठीक है ना। देखो भैया, कोई अन्यथा मत लेना, आप लोग बहुत तेज अन्यथा ले ले तो महिलाएं बहुत तेज गुस्सा हो जाए भाई। डेंटिंग पेंटिंग, एक बार तो हम देख रहे थे, एक महिला थी, वो पता चला कि गई कहाँ, वही शोरूम में गई अपने, और शोरूम से जब बाहर आ रही है पता चला उसका खुद का बेटा उसको पहचानने से इनकार कर दिया, उसका खुद का बेटा उसको इनकार कर दिया। हाँ, चलो, which component is part of the skill related fitness? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर एंडोरेंस एंड रिएक्शन टाइम। बताओ। नीलम सर सब जानते हैं, अब जानना पड़ता है, क्या करेंगे, देख रहे हैं, जानना पड़ेगा सर, याद कर लिए आप, हाँ सब याद कर लिए हैं देख देख के, क्या करेंगे। चलिए, जानेंगे नहीं, हम भी तो इसी दुनिया में रहे हैं कंचन जी, हमको क्यों नहीं पता होगा। चलो, पार्ट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस, तो अभी मैंने बताया स्किल रिलेटेड, और उसकी तो 6 होती हैं, मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले। ABC, इसको याद कैसे रखना है, ABC स्पीड में पढ़ पर, ठीक, ABC स्पीड में पढ़। A फॉर क्या होगा, एजिलिटी, B फॉर बैलेंस, C फॉर कोऑर्डिनेशन, स्पीड, P फॉर पावर, R फॉर रिएक्शन टाइम। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर एंडोरेंस, ये हेल्थ रिलेटेड है, लेकिन रिएक्शन टाइम जो होता है यह आपका क्या है, यह आपका स्किल रिलेटेड है। क्या है, स्किल रिलेटेड फिटनेस है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल एजेंसीज इन्वॉल्व इन अर्ली स्टेज ऑफ स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन? रिलीजन, मिलिट्री, फैमिली, मीडिया। Which of the following social agency is involved in early stage of sports socialization? स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन में अर्ली स्टेज में इनमें से कौन सा ऐसा है सोशल एजेंसी जो कि क्या होता है, इन्वॉल्व होता है? रिलीजन, मिलिट्री, फैमिली, मीडिया। ऑल किड्स टीवी चाहे तो आप भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? चलो चलो, हो गया, डेंटिंग पेंटिंग से निकलो आप, चलो यहाँ आ जाओ जल्दी से। वो तो जानबूझ के मैं आप लोगों को हंसाने के लिए बोल देता हूँ कि पढ़ते पढ़ते उब गए होंगे। चलो जल्दी से आ जाओ आप अपनी जगह, आप डेंटिंग पेंटिंग होने बाद में जाना तुम लोग, चलो पढ़ो अब आप लोग। तो क्या होगा, फैमिली सबसे अर्ली स्टेज में क्या होता है, फैमिली सबसे पहले आपका परिवार आता है, इससे पहले कुछ भी नहीं आता। तो याद रखना,
मीडिया नहीं बल्कि फैमिली होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल एजेंसी इज इन्वॉल्व इन अर्ली स्टेज ऑफ द स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन। तो स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन में आपका फैमिली जो होती है वह सबसे, आपकी फैमिली भी एक सोशल एजेंसी ही है, ठीक है ना, याद रखना क्या है, एक सोशल एजेंसी ही है। नहीं भाई, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों को मीडिया लग रहा होगा, सोशल एजेंसी की बात करता है, लेकिन यहाँ पे आपका फैमिली होगा। फैमिली को भी एक सोशल एजेंसी के ही रूप में माना जाता है, किसी भी बच्चा का होता है। तो बच्चे को अगर अर्ली स्टेज की अगर आप बात करोगे तो अर्ली स्टेज में बच्चे के लिए मीडिया क्या है, मीडिया मतलब नथिंग। बच्चे को समझ में ही नहीं आएगी मीडिया क्या है। अगर एक बच्चे को अर्ली स्टेज में आप ले जाके बैठा दोगे मीडिया के सामने, तो वो क्या करेगा, ओलंपिक देखने लगेगा, उसको क्रिकेट का रूल समझ में आएगा? हाँ? हाँ? उसको तो कहां बैठाना पड़ेगा, उसको आपको बैठाना पड़ेगा कहां पे, आपको बैठाना पड़ेगा। कोई बच्चा है तो उसको सिखाएंगे। जैसे चाइना का भी ओलंपिक के बाद एक छोटा छोटा वीडियो वायरल हो रहा था कि हमारे यहाँ ऐसे हैं, चाइना में बचपन से ही ओलंपिक का शिक्षा देने लगता है। मतलब फैमिली से ही होता है। आप बच्चे को बचपन से ही खेलना सिखाएंगे, बच्चे को उसको इन्वॉल्व करेंगे गेम में, तब ना होगा फैमिली। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल वैल्यू इज द टॉट बाई स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन। सोशल वैल्यू क्या सिखाता है स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन के रूप में? प्रिंसिपल ऑफ द डिफीट एंड विक्ट्री, ड्रग कंजम्पशन, ग्राउंड स्पोर्ट प्रैक्टिस, स्ट्रगल फॉर राइट्स। क्या सिखाता है? सोशल वैल्यू क्या है स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन का? प्रिंसिपल ऑफ डिफीट एंड विक्ट्री, ड्रग कंजम्पशन, ग्राउंड स्पोर्ट प्रैक्टिस, स्ट्रगल फॉर राइट्स। Which of the following social values is the taught by sports socialization? तो याद रखना, ड्रग कंजप्शन क्या सिखाता है क्या स्पोर्ट्स सोशोलॉजी? ना भाई, किसी भी प्रकार नहीं। ग्राउंड स्पोर्ट प्रैक्टिस, ये तो सोशोलॉजी का है ही नहीं, ये तो आपका स्पोर्ट ट्रेनिंग और सारी चीजों का है वो है। स्ट्रगल फॉर राइट, राइट स्ट्रगल फॉर राइट कहीं होता है क्या? राइट होता है स्ट्रगल के लिए, राइट है क्या कि संविधान में ऐसा का एक नियम लिखा गया है कि स्ट्रगल ऑफ राइट, राइट्स, स्ट्रगल फॉर राइट्स, ऐसा तो है नहीं। तो याद रखना, मेन होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ हारना और जीतना, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डिफीट एंड विक्ट्री। तो डिफीट एंड विक्ट्री जो होता है यह आपका सबसे ज्यादा क्या रखता है, यह इंपॉर्टेंट रखता है। इससे सबसे ज्यादा यह सोशलाइजेशन से आप इससे सीखते हो, ठीक है ना, ठीक, उससे आप सीखते हो। स्ट्रगल फॉर ग्राउंड स्पोर्ट प्रैक्टिस क्यों, ये सोशलाइजेशन नहीं, ये स्पोर्ट ट्रेनिंग में चले जाओगे तुम, कहां से जाओगे? यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सोशोलॉजी की बात कर रहा है, स्पोर्ट सोशोलॉजी की बात कर रहा है। हाँ, तो समाज से ही तो आप सीखते हो हारना और जीतना। समाज आपको ताने देगा, आप सीखोगे, मोहल्ले वाले आपको निठल्ला बोलेंगे, हाँ, बिलल्ला बोलेंगे, बिल्ला बोलेंगे, लेकिन जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे उस दिन बहुत सारी चीजें दब जाती हैं। आपने एक चीज देखा होगा, यहां तक कि अगर आप गाली भी देते होंगे ना, आपके अंदर बहुत सारे गुण होंगे, वह भी दब जाएगा। इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी आप लोगों के सामने मिला हुआ है। आपने देखा होगा जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल पाने वाला व्यक्ति जो है, हाँ, उसका क्या नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, छोटा सा है, हाँ, मतलब कि 46 कैटेगरी में उसने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया जैवलिन में। पहले सिल्वर था, लेकिन उसका क्या हुआ कि ईरान वाले का जब झंडा दिखाया, जिसकी वजह से उसका क्या हुआ, उसका सिल्वर गोल्ड में परिवर्तित हो गया उनका। तो वो देखो, जिस समय जीतता है तो कितनी गंदी गाली देता है जोश में, लेकिन उस गाली को भी लोग मजे में ले लिए। वो गाली देता, हाँ नवदीप, सॉरी, हाँ नवदीप, ठीक 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 ठीक, नवदीप सिंह, बिल्कुल नवदीप सिंह जी जो है, अब नवदीप जी ने क्या किया, बड़ी गंदी गाली दिए।
लेकिन उस गाली को भी क्या किया गया, मीडिया उसको प्यार से परोस रही है, लोग उससे प्यार से पूछ रहे हैं, मोदी जी भी पूछ रहे हैं, सोचो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी पूछ रहे हैं कि आपकी रील तो बड़ी ज्यादा फेमस हो गई। हम्म तो वही चीज है। हाँ अन्नू जी 41 46 नहीं सॉरी 41 में। हाँ तो वही चीज है कि आज जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, उस दिन यही समाज जो है ना आपकी गलतियों को भी नजरअंदाज करना शुरू कर देती है। आप ही अगर कह दोगे अपने मोहल्ले में कि मैं तो पढ़ता था तो सर के बल पढ़ता था, पैर ऊपर करता था सर नीचे करके पढ़ता था, तो कल से अगले दिन से जाके देखोगे ना आधा घरों में माँ बाप जो है पीट पीट के उसको अपने बेटे को सर नीचे और पैर ऊपर करके ही पढ़ाना शुरू करते हैं, कर देंगे, आप जाके देख लेना। लेकिन याद रखना सीख जो मिलती है ना वो किसी एक असफल व्यक्ति से ज्यादा सीख आपको कोई नहीं दे सकता। लोग असफल व्यक्ति के पास जाना नहीं चाहते, लोग जो सफलता का मंत्र लेने जाते हैं वो सक्सेस व्यक्ति से लेने जाते हैं। अरे सक्सेस व्यक्ति क्या जानेगा कि कमियां क्या थी, किस वजह से उसका नहीं हुआ। आप नहीं ना हो रहा है आपका, तो आपका नहीं हो रहा है तो अगले ने क्या गलती की थी जो आपको नहीं करना है, वो बात कौन बताएगा? वो बात एक सक्सेस पर्सन नहीं बताएगा, वो एक फेलियर बताएगा। अगर आपको कभी भी राय लेना, मेरे अगर विचारों से आप जाओगे तो अगर भविष्य में कभी भी आपको कुछ सीखना होगा तो किसी सफल व्यक्ति के पास कभी मत जाना, एक असफल व्यक्ति के पास जाना, उससे बैठना, उससे प्यार से पूछना कि क्या कमी रह गई, क्यों नहीं हुआ। तो सीखने के लिए उससे बेटर कोई जगह नहीं है। तो वही चीज है, अगले ने गाली दिया फिर भी समाज ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया, उस पर हंसी ले रही है, मजा ले रहा है उसका। अगर यही आप दे देंगे ना तो लोग पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। आप छोड़ो, अगर मेरे मुंह से अभी किसी दिन निकल जाए कोई शब्द तो देखिए पुल का पहाड़ बन जाएगा, तिल का ताड़ बन जाएगा। ये होता है सक्सेस होने का। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर द पीरियडाइजेशन ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। स्पोर्ट ट्रेनिंग का पीरियडाइजेशन क्या है? पैरा ओलंपिक, ओलंपिक, इन दोनों पे मैंने वीडियो बना दिया है, जिनको देखना हो वो चले जाएं, कहेंगे तो आपको लिंक इसमें टैग करा दिएंगे इस वीडियो में। हाँ, लेकिन जिनको भी उनमें सारी जानकारी जितनी भी है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो सारी जानकारी वहां मैंने बता रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट द पीरियडाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट ट्रेनिंग प्लान? कंपटीशन फेज, हाँ ट्रांजिशन फेज, ओलंपिक गेम, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, क्या होगा बताओ जल्दी से। पीरियडाइजेशन का इसमें से कौन सा ट्रेनिंग प्लान है? बिल्कुल सही है। इसमें कंपटीशन फेज होता है, पहला होता है प्रिपरेटरी फेज, दूसरा होता है कंपटीशन फेज और तीसरा होता है ट्रांजिशन फेज, जिसको संक्रमण काल कहते हैं। ठीक, अब अगर मैं बात करूं ओलंपिक गेम की तो ओलंपिक फेज होता है ना कि ओलंपिक गेम होता है। अगर ओलंपिक फेज होता है तो ओलंपिक फेज लास्ट वाला होता है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप तो ये चैंपियनशिप है, ठीक है ना, तो ये दोनों नहीं होगा, क्या होगा ए और बी। ए और बी किसमें है? ए और बी आंसर नंबर सी में है, यही करेक्ट होगा। Which of the following term is not used for social mobility through sport? Sorry, through sport. Which of the following term is not used for social mobility through sports? Downward, horizontal, aggression एवं upward. Which of the following term is not used for social mobility through sport? यहाँ दो तीन लोगों की तैयारी मुझे बहुत बेटर समझ में आ रही है, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की समझ में आ रही है यहाँ मुझे।
अब आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि तैयारी किस लेवल पे लोग कर रहे हैं। जो लोग अब भी सो रहे हैं ना, वो सोते ही रह जाएंगे। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। मतलब केवल अगर आप आंसर दिए होते तो हमको लगता है क्वेश्चन मिल गए रहे होंगे, आप टेप दिए होंगे, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एकदम क्या कर रहे हैं, वो एक्सप्लेन करके बकायदा लिख रहे हैं। बिल्कुल एग्रेशन है, एग्रेशन में ही नवदीप ने क्या कर दिया था, डॉट 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 बीप 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 कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल डॉट डॉट बीप बीप कर दिया था एग्रेशन में ही। उन्होंने कहा कि मैं जब जेवलिन फेंका ना, तो मुझे तो पता चल गया कि मैं मेडल लायक तो फेंक दिया, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं, कितना मीटर फेंका। तो मैं गया अपने कोच से पूछा, तो कोच ने मेरे कहा कि तुमने तो 46 मीटर फेंक दिया, 46 से ऊपर फेंक दिया, 47 तक। तो उन्होंने कहा ना, मानेंगे ही नहीं। बोला सच में? तो बोला खाओ मां कसम। ऐसी बात उन्होंने कही जैसे गांव देश की बात होती है। चलो, which of the following author state about sport training that sport training is the pedagogical process based on scientific principle aimed at the preparing for higher performance in sport competition? पीजी पी ग्रेसन, हरदयाल सिंह, टोड टाउन्स, एमएल कमलेश। तो ये परिभाषा तो कई बार आई है। पल्लवी, सतीश, अनु शर्मा, रीना पांडे, इन सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है इस समय। इस हिसाब से ममता वर्मा, इन सब को मैं देखने पे ये लग रहा है कि नहीं, ये अब की बार हमको लगता है सिलेक्शन लेके ही मानेंगे ये सब। अब की बार ये लोग सिलेक्शन लेके ही छोड़ेंगे। चलो, तो बात करें हम क्या होगा हरदयाल सिंह की, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुपर कंपनसेशन टेक्स प्लेस आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग periodization, competition, stimulus and the fatigue? सुपर कंपनसेशन टेक प्लेस आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके बाद आता है? पीरियडाइजेशन के बाद, कंपटीशन के बाद, स्टिमुलस के बाद या फैटिक के बाद? तो देखो सुपर कंपनसेशन क्या होता है, तो देखो कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेस के बाद हम उसको क्या करते हैं, लोड देते हैं। तो लोड देने के बाद जब वो चलता है तो धीरे धीरे उसको क्या आती है, थकान आ जाती है। और थकान आने के बाद यहाँ आते आते वो थक जाता है। अब थकान के बाद में जब फटीग आ गया, फटीग के बाद में फिर से वह जब रिकवरी करता है, और रिकवरी के बाद फिर जब वह लोड देता है, तो जब अगली बार वह करता है तो उसका जो ये काम करने का तरीका, मतलब कि जो अब वो एडॉप्ट कर लिया, उस चीज को एडॉप्ट कर लिया, तो अगली बार जब लोड दिया गया, पुनः लोड दिया गया, तो उसका परफॉर्मेंस हमेशा याद रखना, ये अब की बार यहां दम तोड़ा था तो ये जो है हमेशा उससे ज्यादा ही होगा। केवल इतना ही स्टिमुलेट के बाद इतना ही नहीं आएगा यह, बल्कि यहां से आगे निकल जाएगा। तो ये वाला जो फेज है, ये वाला इस फेज से इस फेज तक का जो होता है फेज, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम पीरियडाइजेशन कहते हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं, जो आपका वेट भार है उसको उसके हम क्या करते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, उसको अनुकूलित कर लेते हैं। और यह कब होता है, फैटिक के बाद होता है, जब आप थकान होती है, थकान के बाद होता है, न कि स्टिमुलेट के बाद होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम लोगों का सही आ रहा है, ठीक है ना। अनु शर्मा का सही है,
केवल केवल एक ही है, वो है अनु शर्मा जी का। केवल इन्हीं भर का आंसर सही आ रहा है। Which of the following exercise are given to players for the training of spiking skill for the game of volleyball in specific warming up session? वार्मिंग अप सेशन के समय जो वॉलीबॉल का खिलाड़ी होता है, इनमें से कौन सा एक्सरसाइज करेगा? स्टैंडिंग जंप, चिनअप्स, 400 मीटर रन एंड जिगजैग रन। बताओ। तो देखो, जब वॉलीबॉल होता है तो वॉलीबॉल में क्या होता है, आप जब स्टैंडिंग जंप लगाओगे तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से आपके क्या होता है, पैर की विस्फोटक शक्ति विकसित होती है। तो ये जो विस्फोटक शक्ति विकसित होती है तो क्या होता है, वही जगह से और जगह से ही उछल के आपको क्या करना पड़ता है, स्मैश मारना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होगा, ए तो होगा ही होगा। चिनअप्स से क्या होगा, आपके चिनअप्स में क्या होगा, आपका जो क्या होता है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होता है, और जो आपका क्या होता है कंधा होता है, इसका क्या होता है, यह मजबूत होता है, इसकी सहन शक्ति बढ़ती है। तो यहाँ का शक्ति क्या होता है, विकसित होता है, एक्सप्लोसिव पावर। तो यहाँ का जो हुआ, तो इस यह भी पावर के भी साथ तो चिनअप्स भी करेंगे, लेकिन 400 मीटर, इसमें दौड़ने का तो कहीं जिक्र होता नहीं। 9 मीटर का फील्ड ही होता है, इसमें दौड़ने से कोई मतलब ही नहीं होता। जिग जैग रन की अगर मैं बात करूं तो जिग जैग रन किसके लिए होता है, एजिलिटी के लिए होता है। तो यहाँ एजिलिटी की उतनी बात होती नहीं है, क्योंकि इसमें दिशा परिवर्तन करने की बात तो होती ही नहीं है। क्योंकि जिगजैग एजिलिटी क्या होता है, गति की स्थिति में दिशा परिवर्तन, और यहाँ तो कोई ऐसा दिशा परिवर्तन करना नहीं होता। जो अपनी जगह होता है वो अपनी ही जगह से खेलता है। तो याद रखना, स्टैंडिंग जंप और चिनअप्स होगा। तो आंसर नंबर ए और बी यही होगा। चलो, in which of the following sport persons is the resting heart rate decreased more? मैराथन रनर, 400 मीटर रनर, 100 मीटर रनर, ब्लॉकर ऑफ वॉलीबॉल गेम। In which of the following sport person in the resting heart rate decreased more? कौन सा ऐसा है जिसका क्या होता है, रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। इनमें से मैराथन रनर का, 400 मीटर रनर का, 100 मीटर रनर का, या ब्लॉकर का जो वॉलीबॉल का होता है। बता दिया भाई, बता दिया, हिंदी में बता दिया। तो याद रखना क्या होगा, मैराथन धावक का किसका होता है, तो मैराथन धावक का 400 मीटर रनर का नहीं, 100 मीटर रनर का नहीं, ब्लॉक और ये भी नहीं। मैराथन धावक में क्या, क्योंकि उसका हृदय क्या होता है, उसका हृदय जो है एथलीट हृदय हो जाता है। और जब एथलीट हृदय हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसकी डिक्रीज हो जाती है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द लिम्बरिंग? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लिम्बरिंग से संबंधित नहीं है? रिस्टोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज लैक्टिक एसिड, रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। अरे ये तो क्वेश्चन हो चुका है मेरे भाई। चलो, विच आर द फॉलोइंग आर द करेक्ट टर्म यूज टू द नॉन एग्रेसिव मैन इन स्पोर्ट? नॉन एग्रेसिव मैन इन द स्पोर्ट को क्या यूज करते हैं, लेडीज, विम्प्स, मस्कुलिन, या सिग्निफिकेंट अदर? विच आर द फॉलोइंग आर द करेक्ट टर्म यूज टू नॉन एग्रेसिव मैन इन स्पोर्ट? जो एग्रेसिव पर्सन नहीं होता है उसको स्पोर्ट में हम क्या कहते हैं? ओनली सी एंड डी आर करेक्ट।
Only B and C are correct. Only A and D are correct. Only A and B are correct. तो कहा जाता है ना, क्या लेडीज जैसे वो कर रहे हो, तो मतलब जिसके अंदर गुस्सा नहीं आता है, कहता है ना चूड़ियां पहन लो। क्या बोला जाता है कि अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम चूड़ियां पहन लो। जिसके अंदर एग्रेसिवनेस नहीं है उसको क्या बोला जाता है, चूड़ियां पहन लो तुम। घर में बोला जाता है ना कि तुम चूड़ियां पहन के अब घर में बैठो। इसके अलावा विम्स, ठीक है ना। तो ये जो दो चीजें होती हैं, ये दोनों एग्रेसिवनेस पर्सन जो नहीं होता है उसके लिए, नॉन एग्रेसिव पर्सन के लिए यूज होता है। सिग्निफिकेंट अदर नहीं, मस्कुलिन बिल्कुल नहीं, मेन होता है लेडीज और विम्स। ठीक, तो ए और बी, आंसर नंबर डी। कहा जाता है ना चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां पहन के बैठो अब घर में, तुम क्या करोगे, तुमसे कुछ नहीं होगा। ऐसा भी एग्जाम्पल मत दीजिए सर, क्यों, क्या हुआ, ऐसा मैंने क्या एग्जाम्पल दे दिया, सही नहीं बोला जाता है। हैं? जब जिनकी शादी हुई है वो महिलाएं ज्यादातर जानती हैं, वो ज्यादातर जानती हैं कि वो क्या करती हैं। जैसे पतिदेव से कुछ कहीं और पतिदेव कुछ नहीं करते हैं तो कहते हैं ले लो अब चूल्हा चौका तुम ही करो, हम जा रहे हैं बाहर कमाने, अब तुम ही करो, अगर तुमको नहीं करना लो जी। जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हो, अब पता चला पतिदेव का क्या हुआ, पतिदेव प्यार में अपनी प्रेमिका के, पत्नी की प्यार में पता चला कहे कि हटो अच्छा आज खाना मैं ही बना देती हूँ। तो पता चला घर वाले देख लिए तो कहने लगेंगे ले लो चूड़ियां पहन लो बैठो अब तुम यही करोगे। हैं? होता है ना। या महिलाएं क्या कहती हैं, ले लीजिए अब आप ही करिए, हम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, अब हम बाहर जाते हैं कमाने, आप बैठ के घर में बच्चों को संभालिए, खाना बनाइए मेरे लिए। हैं? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज सिग्निफिकेंट स्पोर्ट कल्चर हेरिटेज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इथिक आइडेंटिटी, पीस एंड फ्रेंडशिप, नेशनल प्राइड। बताओ क्या होगा। तो याद रखना पीस एंड फ्रेंडशिप, ये कल्चरल हेरिटेज है। ठीक, विच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस का पार्ट कौन सा है। मेडिटेशन प्रैक्टिस, हार्मोनी बिटवीन इनर सेल्फ एंड आउटर सेल्फ, स्प्रेडिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, जॉब सिंसियरिटी। क्या होगा। क्या होता है स्पिरिचुअल वेलनेस, क्या होती है। तो स्पिरिचुअल वैल्यू मेडिटेशन तो होता है, देखो सीधी सी बात करें अगर हम, तो स्प्रेडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इसका कोई संबंध नहीं होगा, जॉब सेंसिटिविटी इन दोनों का संबंध नहीं होगा। लेकिन अगर स्पिरिचुअल वेलनेस की बात करें तो यहाँ पे मेडिटेशन और ये अब दो होंगे, अब इन दोनों में एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा। देखो जायज सी बात है, स्पिरिचुअल वेलनेस वही होगा जब आप आत्मा और परमात्मा को जानोगे। कहा गया ईश्वर कितने, ईश्वर दो, एक ईश्वर और एक आत्मा, दूसरे परमात्मा। तो जब आत्मा से परमात्मा का मेल कराओगे, जब हरि के गुण गाओगे, तो हार्मोनी बिटवीन इनर सेल्फ एंड आउटर सेल्फ, जब अपने आप को अंदर और बाहर दोनों से जानोगे। पता चला आप बाहर से तो अपने को जान रहे हो लेकिन अंदर से नहीं जान रहे हो। आप हनुमान जी हो, आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हो। आप लोगों को अपनी शक्तियों को पहचानना होगा, पढ़ना होगा। देखो थे कितने, पहुंचाए कितने, थे ज्यादा लोग, इंग्लिश देख के लोग सो गए, लोगों को नींद आने लगी,
कुछ तो देखते देखते मुंह पे 2-4 बार मोबाइल गिरा लिए होंगे। केवल रील भर देखने में मजा आता है, वो चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में, मजा बहुत आता है उसमें। उर्दू फारसी भी देख लेते हैं। तो वही होता है कि रील देखना होगा तो चाहे इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में, उर्दू में हो, फारसी में हो, किसी भाषा में हो, मजा बहुत आता है रील देखने में। रील के लिए नहीं बोलते हो कि इंग्लिश में है कि हिंदी में, तब तो सिर्फ एक चीज दिखता है, रील 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 है। फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लीड अ फुल एंड बैलेंस्ड लाइफ। इट इंक्लूडेड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल फैक्टर्स and capacity for their wholesome expression. Which of the following author has given us the definition of physical fitness? यह physical fitness का definition कौन दिया है कि fitness is the ability of an individual to lead, क्या individual to lead a fully and balanced life, ठीक। It include physically, mentally, emotionally, socially and spiritually factors and capacity for their wholesome expression। किसने दिया है? तो क्या बताओगे? मैंने बताया है आप लोगों को कि जो बूचड़ लोग होते हैं, कहा जाता है ना बहुत बड़े बूचड़ इंसान हो यार तुम, नहाते धोते नहीं हो। तो जो गांव का बूचड़ लोग होता है ना, वो हर तरीके से बूचड़ होता है। लीचड़ बूचड़ कहा जाता है ना कि तुम बहुत बड़े लीचड़ आदमी हो या बहुत बड़े बूचड़ आदमी हो। तो बूचड़ जो होते हैं वह लोग क्या करते हैं, उनके चाहे शारीरिक जाओ, मानसिक जाओ, इमोशनली जाओ, सोशली जाओ, स्पिरिचुअली जाओ, किसी भी तरीके से जाओगे, वह हर तरीके से बूचड़ है तो बूचड़ है। हाँ, तो चाल से बूचड़, इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, जाके देख सकते हो। एकदम बढ़िया, जितने भी परिभाषाएं हैं उन सारी परिभाषाओं को एकदम चुटकियों में की पॉइंट से आप याद कर लोगे। और ये परिभाषाएं 1 से 2 परिभाषाएं हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। हर एग्जाम में 1 से 2 परिभाषाएं आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है ना। एकदम चुटकी बजाते इनको याद कर लोगे, जो हर एग्जाम में आता है। एक बार पढ़ोगे हर बार नंबर पाओगे, ऐसा काम करो। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब वही क्वेश्चन दोबारा आ गया है, ठीक। तो ये रही आपकी क्लास। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, कल फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए लेंगे विदा। क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट करके, हमें ऑफलाइन कमेंट कर, हमें आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहता है, आप बताइएगा जरूर। तो सभी लोग आ जाएं जल्दी से। तो जो लोग नए हैं, जो लोग हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं या क्लास करना चाहते हैं, जो लोग इस तरीके से प्रैक्टिस के साथ थ्योरी क्लास भी करना चाहते हैं, वो हमारे स्वतंत्रता बैच के साथ जुड़ सकते हैं। यह स्वतंत्रता बैच जो है आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा। इस बैच में आप चाहे यूपीटीजीटी की तैयारी कर रहे हो, केबीएस कर रहे हो, पीजीटी कर रहे हो, एनबीएस कर रहे हो, DSSB, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार एसटीटी, बीपीएससी, TRE4, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये स्वतंत्रता बैच हर के लिए है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, 9628959237 में 8318489291 पे संपर्क करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, तो कल देखते हैं इंग्लिश में आता है या हिंदी आता है, ठीक। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, कल फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए लेंगे विदा। शुभ रात्रि, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए, ठीक। और यूपीटीजीटी की डेट जल्द ही आएगी, इसलिए आप लोग तैयारी में बिल्कुल ढिलाई न करिए, बहुत ही जल्द डेट आएगी, ठीक। क्योंकि परीक्षा नियंत्रक हो चुके हैं, अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। हाँ, ठीक, चलिए, गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।